Hello and good evening students. Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, Patna. टेस्ट 8 सेक्शन ए। आज हम लोग टेस्ट 8 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 11 से 25 पे चर्चा करेंगे। याद रखिएगा कि जैसा कि यदि आप लोग वीडियो से गुजरे हो, चर्चा पे आप डिस्कशन पे बहुत बारीकी से सुने होंगे, तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 10 का उद्देश्य ये था कि पृथ्वी को आप 3 परत में बांट सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर जो परत है उसको हम लोग, सबसे ऊपर परत जिस पे आप खड़े हैं, द आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, भूपपर्टी कहते हैं, पपर्टी कहते हैं हिंदी में। और 2 तरीके का होता है, इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी भूमि के ऊपर जो भूमि पे जिस पपर्टी पे भूमि है, जैसे भारत है, हिमालय है। और दूसरा होता है ओशियानिक क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, जिस पपर्टी के ऊपर पानी है, जैसे हिंद महासागर, अंध महासागर, पैसिफिक ओशन, ये सब। तो पहला पार्ट होता है आपका क्रस्ट। उसके बाद जो स्तर होता है उसको हम लोग मैंटल कहते हैं और सबसे अंतिम जो होता है वो क्रस्ट कहते हैं। तो इसी पे आज हम लोग का 11 क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा चर्चा चालू होता है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और करेक्ट। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज सिलिका एंड एल्यूमिना। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ओशंस क्रस्ट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। C both, D none of these, E more than one option, all the options। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पृथ्वी की पपर्टी या भूपपर्टी का मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिना है। महासागर की पपर्टी या भूपपर्टी का मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, महाद्वीपीय भूपपर्टी की। तो जब हम लोग भूमि की, हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं, तो जो मुख्य खनिज है वो है सिलिका और एल्यूमिना। और सिलिका और एल्यूमिना को मिलाएंगे, ये दोनों का पहला शब्द, सिलिका का SI ले लीजिए, एल्यूमिना का AL ले लीजिए, तो बनता है ये आपका, इसको कहते हैं हम लोग सियाल, यानी सिलिका प्लस एल्यूमिना। उसी तरह महासागरीय क्रस्ट है। महासागरीय क्रस्ट आपका सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। सिलिका का SI पहले ले लीजिए और मैग्नीशियम का MA ले लीजिए, तो बनता है ये सीमा। तो महाद्वीपीय क्रस्ट पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे सियाल रहता है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। और आपके महासागरीय क्रस्ट पे, ओशियानिक क्रस्ट पे सीमा होता है सिलिका और मैग्नीशिया। अब चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। पृथ्वी की पपर्टी, यहाँ का मतलब है कि महाद्वीपीय पपर्टी का मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिना है, यानी सियाल है, ये सही है। महासागर की पपर्टी का मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशिया है, यानी सीमा है, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन होगा C, बोथ, दोनों। 11 का सही ऑप्शन है C। चलिए हम लोग मैच द फॉलोइंग कहते हैं, निम्नलिखित का मिलान करते हैं। पपर्टी है ना, पपर्टी जो है, पृथ्वी के यदि आयतन लेते हैं आप, पृथ्वी का यदि पूरा आयतन लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, तो उसका 1% भाग ही आपका भूपर्टी है, यानी 1 का सही ऑप्शन है B। मैंटल, ठीक पपर्टी के नीचे दूसरा स्तर होता है, उसको हम लोग मैंटल कहते हैं। और पृथ्वी का आयतन का 84% भाग जो है मैंटल का होता है, मीन्स इट फॉर्म्स 84% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो मैंटल का सही ऑप्शन है नंबर 2 का, मैंटल का सही ऑप्शन है C। कोर, कोर जो है ये पृथ्वी के आयतन का 15% लेता है, तो कोर का यानी 3 का है सही ऑप्शन D। और रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, तो वह है 6371 किलोमीटर।
तो 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग जो है शैल पे बात करते हैं, रॉक्स पे बात करते हैं। शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल यानी रूपांतरित। There are 3 types of rocks. First is igneous rocks, then you have sedimentary rocks and the third one is metamorphic rocks. इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बना हुआ है। तो इग्नियस यानी आग्नेय जो है ये शब्द आया है फायर से। क्या होता है कि ज्वालामुखी को उद्भव होता है व्हेन देयर इज अ वोल्केनो। तो लावा जो है धरती के अंदर से ऊपर निकलता है और धरती के ऊपर जब लावा ठंडा हो जाता है तो शैल बनाता है, रॉक्स बनाता है, लावा ही कन्वर्ट हो जाता है रॉक्स में। इसको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं और चूंकि धरती के ऊपर है तो हम लोग इसको एक्सटीरियर इग्नियस रॉक्स भी कह सकते हैं, बई भरदी आग्नेय शैल भी कह सकते हैं। तो ये आग्नेय शैल जो है पृथ्वी के ऊपर बन रहा है लावा का ठंडा होने पे, तो उसको हम लोग बई भरदी आग्नेय शैल भी कहते हैं। लेकिन कुछ लावा जो है ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, लावा निकल रहा है और कुछ लावा जो है पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है, तो वहाँ भी ठंडा होने पे ये लोग शैल का रूप ले लेते हैं। तो आग्नेय शैल ये भी हुआ, लेकिन इस तरह का आग्नेय शैल को हम लोग अंतभेदी, चूँकि इंटीरियर में बना है, इंटीरियर इग्नियस रॉक्स, तो इससे बना है। तो इग्नियस आग्नेय का सही ऑप्शन है ये फायर। तो फायर है आपका ये ऑप्शन। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री या अवसादी शैल है कि जो बहुत क्रम में, बहुत सालों अरबों वर्ष में आपके शैल बने, पत्थर बने हैं, वायु के कारण, आपके पानी के कारण उसमें अपरदन इरोजन हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, एक सतह के बाद दूसरा सतह, दूसरा सतह के बाद तीसरा सतह, तो लेयर में बनते रहता है। तो इस तरह के शैल को हम लोग सेडिमेंट्री कहते हैं, अवसादी कहते हैं। तो सेटल डाउन, दोज रॉक्स दैट हैव सेटल डाउन, स्थिर हो गए हैं, तो उनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स का भी नाम दे सकते हैं। तो 2 का सही ऑप्शन है सी। तीसरा है कायांतरित शैल, रूपांतरित। अब क्या होता है कि जीवाश्म से या कुछ केमिकल रिएक्शन से या कुछ फिजिकल चेंजेस से शैल में भी परिवर्तन होता है, आग्नेय शैल में परिवर्तन होता है, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में अवसादी शैल में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होकर जो नया तरह का शैल बनता है उसको लोग मेटामॉर्फिक या कायांतरित या रूपांतरित शैल कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक या कायांतरित जो हो गया आपका चेंज ऑफ फॉर्म या रूप बदलना। और लास्ट है फॉसिल्स, जीवाश्म। ये जीवाश्म क्या होता है, ये फॉसिल्स क्या होता है कि आप देखेंगे चट्टान बन रहा है, शैल बन रहा है और कितने पौधे जो हैं मृत हो जाते हैं, कितने जानवर जो मृत हो जाते हैं तो वो पत्थर के नीचे दब जाते हैं, और इन्हीं के अवशेष को हम लोग जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल्स कहते हैं। तो 4 का सही ऑप्शन है ए, 13 का सही ऑप्शन है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी शैल पे आधारित क्वेश्चन है। रॉक्स है ना, रॉक्स क्या है, हम लोग, आप यदि शैल को परिभाषित करेंगे कि शैल क्या होता है, रॉक्स क्या होता है, तो रॉक्स एक प्राकृतिक पिंड है ना। इट इज़ अ नेचुरल मास ऑफ बॉडी, प्राकृतिक पिंड है जो कि खनिज पदार्थों से बना है। दिस नेचुरल बॉडी इज मेड अप ऑफ मिनरल मैटर, और ये आपको पृथ्वी के भूपटी पे, पृथ्वी के क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे मिलेंगे। तो रॉक्स का डेफिनेशन है, यानी 1 का सही ऑप्शन है सी। उसी तरह इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय, अवसादी, कायांतरिक, जैसे पहले डिस्कशन में किए हैं, ये सारे सब शैल के प्रकार हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक शैल। प्राथमिक शैल क्या है, कौन सा शैल, कौन सा रॉक्स पहले बनता है, तो भाई ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा निकलना, लावा का ठंडा हो जाना, तो उससे जो शैल बनता है वो आग्नेय शैल होता है।
चूँकि सबसे पहले बनता है इसलिए इस तरह के शैल को हम लोग प्राथमिक शैल कहते हैं या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन। इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने पे आग्नेय चट्टान बन जाती है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं, अंतभेदी और बहिर्भेदी, है ना। अब देखिए ये है आपका, स्लाइड को देखिएगा, ये है आपका लावा जो ज्वालामुखी विस्फोट से इसका उद्गार, इसका इरप्शन पृथ्वी के ऊपर होता है। ये लावा जब ठंडा हो जाता है, इस तरह से ये लावा ठंडा हो जाता है, तब ये शैल का रूप लेता है, तब ये रॉक्स का रूप लेता है और इस रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शैल कहते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका पृथ्वी। ये पृथ्वी के ऊपर जब लावा ठंडा होने के बाद जो शैल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। कहने का मतलब बहिर्भेदी, यानी पृथ्वी के ऊपर बना। और कुछ लावा देखिए, पृथ्वी के नीचे ये लावा है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये भी शांत हो जाते हैं, ये भी ठंडा होकर शैल का रूप ले लेते हैं। चूँकि पृथ्वी के अंदर बनते हैं इसीलिए इसको कहते हैं अंतभेदी शैल या इंट्रूसिव रॉक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने पर आग्नेय चट्टान बन जाती है, सही है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ये भी सही है। आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं, अंतभेदी और बहिर्भेदी, यही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी विकल्प यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। Which of the following is correct? Extrusive igneous rocks are fine-grained structures. Basalt is the example. देखिए, जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल हैं, बहिर्भेदी जो आग्नेय शैल हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर बनते हैं। टेम्परेचर, तापमान के कारण ये लावा बनते हैं और एकाएक तापमान तुरंत जब कम हो जाता है तो ये ठंडा होकर शैल बनते हैं। लेकिन तापमान तुरंत ठंडा होता है तो छोटे छोटे दाने में बन जाते हैं लोग। और इस तरह का उदाहरण बसाल्ट होता है ना। आपको हम ये देखिए, ये बसाल्ट है। ये ऐसे आग्नेय शैल हैं जो पृथ्वी के ऊपर बने हैं। और उसी तरह पृथ्वी के नीचे भी लावा जब ठंडा हो जाता है तो तापमान में धीरे धीरे अंतर आता है। तो यहाँ के जो पत्थर, इसमें जो पत्थर बनते हैं वो बड़े बड़े दाने बनते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका ग्रेनाइट है। ये देखिए, ये ग्रेनाइट है, ये पृथ्वी के अंदर ये शैल बना है। ये बसाल्ट है, ये छोटे छोटे देखिए, छोटे छोटे दाने हैं, ये पृथ्वी के ऊपर बना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? अंतभेदी आग्नेय शैल छोटे दाने वाली संरचना है, बसाल्ट इसका उदाहरण है। ये गलत है। यहाँ पे ग्रेनाइट होता तो ये सही होता। बहिर्भेदी आग्नेय शैल बड़े दाने वाली संरचना है, बसाल्ट इसका उदाहरण है। बसाल्ट उदाहरण है बहिर्भेदी का, लेकिन ये छोटे दाने वाले संरचना है। तो ये दोनों आपका गलत है। तो 16 का सही ऑप्शन है ई। ये देखिए, बहिर्भेदी, ये पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे जब शैल बनेगा तो वो बहिर्भेदी शैल कहलाएगा या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएगा। बसाल्ट छोटे छोटे दाने वाले इसका सही उदाहरण है। और पृथ्वी के अंदर देखिए, पृथ्वी के अंदर बनेगा तो इसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, यानी अंतभेदी आग्नेय शैल। ये बड़े बड़े दाने के होते हैं और ग्रेनाइट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17। इग्नियस रॉक्स कैन बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान बन सकती है? हाँ, बन सकती है। समय के कारण, जीवाश्म के कारण, भौतिक परिवर्तन के कारण, रासायनिक प्रक्रिया के कारण
शैल में बदलाव आके मेटामॉर्फिक बन सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक चट्टानें आग्नेय अवसादी चट्टानों से ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें बन जाती है, जिसकी काया बदल जाती है, जिसमें रूपांतरण हो जाता है, उसी को तो हम लोग रूपांतरित शैल कहते हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सही है। सी ऑप्शन, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। आपका मेटामॉर्फिक चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है डी, यानी ऑल द ऑप्शंस। मतलब ये देखिए, अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित है, ये इग्नियस है। तो आग्नेय शैल सेडिमेंट्री भी हो सकता है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, लेकिन मेटामॉर्फिक से चेंज होकर आग्नेय नहीं होगा, प्राथमिक यही है, यही से बदलाव करके सेडिमेंट्री होगा, यही से बदलाव करके ये मेटामॉर्फिक या रूपांतरित होगा। क्वेश्चन नंबर 18, Which factor was necessary in the 7th century India to become a ruler? Being born as a Kshatriya, by performing Hiranyagarbha ritual, by military skills. 7वीं शताब्दी के भारत में शासक बनने के लिए कौन सा कारक था? क्षत्रिय के रूप में जन्म लेना, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करना या सैन्य कौशल से? देखिए, आगे हम लोग उदाहरण देखेंगे कि शासक बनने के लिए तो खैर प्राथमिक जो गुण चाहिए कि आपको क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन 7वीं शताब्दी में बहुत सारा हम लोग को उदाहरण मिलता है कि ब्राह्मण भी शासक बने, क्योंकि उनके पास सैन्य योग्यता थी, दे हैड ग्रेट मिलिट्री स्किल्स। और भी हम लोग को उदाहरण मिलता है, एक है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। यदि आप क्षत्रिय नहीं हैं और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप में वो अर्हताएं हो गई जिससे कि आप शासक बन सकते हैं। तो 18 का जो है सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी गुण हो तो आप शासक बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। एक है शब्द है सामंत। ये सामंत क्या है? जो बड़े बड़े आपके जमींदार हुआ करते थे, योद्धा प्रमुख हुआ करते थे, उनको सामंत कहा जाता था। तो 1 का सही ऑप्शन है बी। सामंत में भी एक शब्द है महासामंत, माने वो जमींदार, वो योद्धा जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है और बहुत ही ज़्यादा धन भी है, तो ऐसे लोगों को महासामंत कहा जाता था। तो 2 का सही ऑप्शन है सी, हिरण्यगर्भ, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं। हिरण्यगर्भ एक ऐसा अनुष्ठान, एक ऐसा पूजा है कि ब्राह्मणों की मदद से इस पूजा के द्वारा ऐसा माना जाता है कि आप क्षत्रिय के रूप में फिर से जन्म हो गया और आप जो है शासक बन सकते हैं। हिरण्यगर्भ is a ceremony performed by Brahmins to help people who are not born in Kshatriya caste, but they are all eligible to become a ruler. And if you perform Hiranyagarbha ceremony by a proper class of priests, Brahmins, then it is deemed that your birth has been taken place as a Kshatriya, and hence you can become a Kshatriya. तो 3 का सही ऑप्शन है ए, और क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन 19 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, हम लोग बात करते थे कि दक्षिण भारत में गुर्जर प्रतिहार एक के राजा थे हरिश्चंद्र, वो ब्राह्मण थे, लेकिन अपने सैन्य कौशल के कारण वो शासक बने। एक और उदाहरण आप सुनेंगे कदम्बा मयूर श्रमण का, कदम्बा मयूर श्रमण का। ये भी ब्राह्मण थे, लेकिन सैन्य कौशल के कारण ये शासक बने। आप और भी उदाहरण सुनेंगे कि कर्नाटक राज्य में खास करके दक्कन में, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट एक वंश हुआ करता था।
और राष्ट्रकूट कौन थे? ये कर्नाटक के चालुक्य के सामंत थे, दे वर फ्यूडल लॉर्ड्स। और 8वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे, राष्ट्रकूट नेता थे जिनका नाम था दंती दुर्ग। वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड ही ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड। और शासक बनने के लिए हिरण्यगर्भ सेरेमनी किए, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किए और फिर वो दंती दुर्ग जो है शासक बने। यहाँ तक कि गुर्जर प्रतिहार के जो पहले ऐतिहासिक राजा थे उनको भी ये हराए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाएं। महाराजाधिराज। महाराजाधिराज कौन हुआ करते थे? राजाओं के राजा को, अधिपति को, ग्रेट किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, ओवरलॉर्ड ऑफ ऑल द किंग्स, दे वर नोन एज महाराजाधिराज। तो 1 का सही ऑप्शन है ए। त्रिभुवन चक्रवर्ती, एक और कॉन्सेप्ट सुनेंगे, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों लोक के स्वामी, आकाश के, पताल के, पानी के, तीनों लोक के स्वामी को त्रिभुवन चक्रवर्ती कहा जाता था। एक अब शब्द सुनेंगे वेटी। वेटी क्या है? ये कर है, और यदि आप कर नहीं चुकाते हैं तो श्रम के आधार पे, अपने लेबर के आधार पे आप ये कर चुकाएंगे, उसको कहा जाता है वेटी। दक्षिण भारत में चोल में ये प्रचलित कर था। चौथा है शब्द कदामई। कदामई क्या है? ये एक तरह का भूमि राजस्व था। तो 4 का सही ऑप्शन है सी। तो 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, इतिहास में आप शब्द सुनेंगे प्रशस्ति का। प्रशस्ति ये शब्द सुनेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये प्रशस्ति है क्या? ये प्रशस्ति एक तरह का लेख है, इट्स एन ऐसे, जो कि रूलर के बारे में हर एक चीज़ पॉजिटिव दिखाया गया। कभी ऐसा दिखाया जाता है कि कभी वो हारा ही नहीं। वे सारे सकारात्मक विवरण जो है आपको प्रशस्ति में मिलेगा। ये सामान्यतः ब्राह्मणों द्वारा लिखा जाता था, जो कि उस राजा के प्रशासक भी थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे। इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रशस्ति। प्रशस्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूलर्स, कंपोज बाय द ब्राह्मण्स हु जनरली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। प्रशस्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? शासकों का सकारात्मक विवरण सही है। ब्राह्मणों द्वारा रचित था, जो कि आमतौर पर उसी राजा के प्रशासन में मदद करते थे। तो सी है, ए एंड बी दोनों। अब हम लोग को इतिहास पढ़ने का एक स्रोत है कि जो भूमि अनुदान जो दर्ज किया जाता, भूमि अनुदान दिया जाता था ब्राह्मणों को, कि आप इस भूमि को लीजिए, इसका सारा कर आपके पास है, सारा इसकी आमदनी आपके पास है। तो उसका रिकॉर्ड बनता था। तो रिकॉर्ड जो है हम लोग कॉपर प्लेट पे, कॉपर का वो रहता था, कॉपर पे ही रिकॉर्ड दर्ज होता था। तो हम लोग आज हम लोग उस रिकॉर्ड को देख के बता सकते हैं कि इस समय ब्राह्मणों को कितना राजस्व वाला गांव दिया जाता था, क्या राजस्व का प्रणाली था, वित्तीय प्रणाली क्या था, भू राजस्व प्रणाली क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था। उसी पे क्वेश्चन नंबर 22 है। ड्यूरिंग द 7th century on which material was generally the land grants recorded? सही ऑप्शन है कॉपर प्लेट पे ही। 7वीं शताब्दी के दौरान किस सामग्री पर आमतौर पर भूमि अनुदान दर्ज किया गया था? तो वो था आपका कॉपर प्लेट। 22 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित का मिलान करें। सैंधव किसके लिए इस्तेमाल किया? ये शब्द आप देखेंगे इतिहास में, शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो सिंध के लिए। तो 1 का सही ऑप्शन है डी। विदर्भ, आज का नागपुर का जो इलाका है वो है विदर्भ। तो इतिहास में आप ये शब्द विदर्भ भी सुनेंगे। तो ये महाराष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया गया। कलिंग,
कलिंग जो है आपके ओडिशा में स्थित है, यानी 3 का ए। और चक्रा युद्ध किसको बोला जाता था? जो कनौज के शासक थे उनको कहा जाता था चक्रयुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है। रूलर ऑफ कनौज वॉज नोन एज चक्रयुद्ध। कनौज के शासक को चक्रयुद्ध कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 भी है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। वंग देश किसको बोला जाता था? आज का बंगाल को वंग देश बोला जाता था, यानी वंग जो है 1 का ये 4 है, बंगाल। ठीक है। अनर्थ है ना, अनर्थ जो है ये आपका गुजरात को संबोधित किया जाता था, तो अनर्थ हुआ गुजरात। मालवा यानी मध्य प्रदेश। और किरात जो है वन में रहने वाले लोग, यानी मगध के लिए ये इस्तेमाल किया गया था, तो किरात हो गया आपका ये। कनौज जिनके शासक चक्रयुद्ध कहलाते थे, उसी पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। The tripartite struggle was a struggle for control over Kannauj. Who were the people involved in it? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, all the above. कनौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष था। इनमें कौन लोग शामिल थे? देखिए, कनौज को के बागडोर को अपने नियंत्रण में करने के लिए, टू कंट्रोल कनौज, 3 डायनेस्टीज फॉट ओवर जनरेशंस। अल्टीमेटली राष्ट्रकूट विजयी बने। लेकिन कौन से 3 वंश थे? तो पहला था गुर्जर प्रतिहार, इस पे थे। पूर्वी भारत के पाल वंश था और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, यानी पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश इसमें थे। तो 25 का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। 25 का डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो वो थे अल बरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है ए, ये है किताब उल हिंद। ये किताब लिखा गया था और इसके ऑथर थे अल बरूनी, और ये अरबी भाषा में, इसकी मूल भाषा अरबी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ किताब उल हिंद? किताब उल हिंद की मूल भाषा क्या थी? तो इसकी मूल भाषा थी अरबी, है ना। अरबिक वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ किताब उल हिंद। तो चलिए, इसके साथ ही टेस्ट इसके साथ ही टेस्ट 8 सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।